मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस के यूजेस को। डायमेंशनल एनालिसिस के क्या क्या यूज हो सकते हैं। तो बेसिकली डायमेंशनल एनालिसिस का एक यूज हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें कन्वर्जन ऑफ यूनिट की बात हम लोगों ने की थी। आज हम लोग दूसरे यूज को डिस्कस करना चाहेंगे। डियर स्टूडेंट्स, दूसरे यूज को डिस्कस करने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, जिसे हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। एग्जैक्टली व्हाट डू वी अंडरस्टैंड विद होमोजेनिटी? देखो स्टूडेंट्स, जब भी हम लोग अलजेब्रिक लॉज की बात करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं, तो फिजिक्स में जब भी हम लोग एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, अलजेब्रिक लॉज की बात करेंगे, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हम लोगों को कंसीडरेशन में रखना होगा। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो सेम क्वांटिटी है, इवन दैट क्वांटिटीज की यूनिट्स भी सेम है, तभी हम उनके बीच में एडिशन, सब्ट्रैक्शन या इक्वेट करने वाला कॉन्सेप्ट लगा पाएंगे। अगर यूनिट सेम नहीं है तो हम लोग यूनिट्स को पहले सेम करेंगे, तभी ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे या व्हाटएवर सो इक्वेट करेंगे। इक्वेट करने में भी तीन चीजें हमारी आ सकती हैं। नंबर वन, हम लोग इक्वल का साइन लगाते हैं। नंबर टू, ग्रेटर देन का साइन लगाते हैं। नंबर थ्री, लेस देन का साइन लगाते हैं। तो ये भी हम लोग तभी कर सकते हैं जब हमारी सेम टाइप की क्वांटिटी हो और सेम टाइप की उसकी यूनिट हो। नॉर्मली यूनिट्स में जब हम लोगों को डिस्कशन लेना होता है तो हम कंसीडर करते हैं एसआई यूनिट सिस्टम को। तो जो भी यूनिट्स होंगी उन सबको हम लोग एसआई यूनिट सिस्टम में पहले कन्वर्ट करेंगे, देन आफ्टर हम क्वांटिटीज को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एग्जांपल मैं आपको देता हूं। मैं सिंपल मैथमेटिक्स की बात करता हूं, जिसको मैंने रॉ मटेरियल कहा था, लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स कहा था। मैंने मान लीजिए 3 को 4 के साथ ऐड किया, 7 आ गया। दैट इज सिंपल मैथमेटिक्स। अलजेब्रिक मैथमेटिक्स की बात करता हूं, मैं लिखता हूं 3 प्लस -4, तो ये आपका -1 आ गया। यहां तक मेरा ये मैथमेटिक्स का अलजेब्रा है। लेकिन अगर मैं इसी अलजेब्रा को फिजिक्स में यूज करता हूं और मान लीजिए मैं लिखता हूं 3 एप्पल प्लस 4 एप्पल, तो मैं इसको लिख सकता हूं 7 एप्पल, बिकॉज ऑफ क्वांटिटीज आर सेम। अब अगर मैं यहां लिखता हूं 3 एप्पल प्लस 4 बनाना, तो क्या बच्चों मैं इसको 7 बनाना या 7 एप्पल लिख सकता हूं? नो एंड नेवर। तो ये मुझे बात समझनी होगी। मैंने यहां अलजेब्रा यूज किया, मैथमेटिक्स यूज किया, लेकिन जब क्वांटिटीज की बात आ गई, यानी फिजिक्स की बात आ गई, मैथमेटिक्स के एप्लीकेशन की बात आ गई, तो नो डाउट मुझे ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को ध्यान रखना होगा और मैं इनको ऐड करके ना तो 7 बनाना लिख सकता, ना तो 7 एप्पल लिख सकता। बहुत सिंपल सी बात है। चीजें हो सकता है देखने में जब हम रूल की फॉर्म में पढ़ते हैं मुश्किल लगे, लेकिन फिजिक्स चूंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो इससे आसान मुझे नहीं लगता कि कोई सब्जेक्ट होगा। लेट अस सी। एक दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूं। सपोज मैंने लिखा 3 सेंटीमीटर प्लस 4 मीटर। यहां दोनों ही क्वांटिटी सेम है, लेंथ के लिए है, लेकिन इसका यूनिट सीजीएस है, इसका यूनिट एसआई है। तो अगेन मैं इनको ऐड करके ना तो 7 मीटर लिख सकता, ना तो 7 सेंटीमीटर लिख सकता। तो क्वांटिटी भी सेम होना चाहिए और यूनिट भी सेम होना चाहिए, तभी मैं उनको इक्वेट कर सकता हूं, उनको कंपेयर कर सकता हूं। तो इसमें ये था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो ये बात मुझे पता होनी चाहिए। इस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को यूज करते हुए मैं डायमेंशंस के नेक्स्ट यूज के बारे में बात करना चाहूंगा, एप्लीकेशन के बारे में बात करना चाहूंगा। और बेटर होगा कि हम लोग एक एग्जांपल यहां कंसीडरेशन में लें और उस एग्जांपल के बेसिस पे
हम लोग इस बात को क्लियर करें। एग्जाम्पल 10 है, बड़ा क्लियर सा एग्जाम्पल है बच्चों। चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। मैं डायमेंशंस का यूज कर रहा हूं, डायमेंशनली करेक्ट की बात कर रहा हूं। मुझे यहां दूसरी चीज नहीं देखनी है, सिर्फ और सिर्फ डायमेंशंस का फंडा देखना है। बड़े काम की चीज है ये, आपके एग्जाम में तो आ ही सकता है क्वेश्चन। 3 एप्लीकेशन है, तीनों एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन के ऊपर 100% क्वेश्चन आप लोगों का आना ही आना है। बाकी एक टूल की तरह से भी आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। जब IIT JEE का पेपर देते हैं या नीट का पेपर देते हैं तो बहुत सारी क्वांटिटीज में, बहुत सारे क्वेश्चंस में ये टूल की तरह से भी यूज होता है। आगे जब हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करेंगे, एडवांस क्लासेस की बात करेंगे तो उसमें आपको समझ आएंगे, लेकिन अभी हम CBSE के लिए पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में चलिए। चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। इक्वेशन का सीधा सा मतलब क्या होता है कि यहां पे इक्वल का साइन होना चाहिए, तो सब जानते हो आप लोग। अब डायमेंशनली इक्वल है ऐसा चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा, इस साइड की डायमेंशंस सारी लिखूंगा, इस साइड की सारी डायमेंशंस को लिखूंगा। अगर ये दोनों तरफ की सेम हो जाए तो मैं कह दूंगा इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, अदरवाइज तो मैं कहूंगा इट इज नॉट करेक्ट। चलिए स्टूडेंट्स, 1/2 इसकी कोई डायमेंशन होती नहीं है, मुझे कुछ नहीं लिखना है इसका। हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। अब जल्दी से क्वेश्चन को सम अप करना है। काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी दोनों की डायमेंशन सेम होती है, तो आप सीधे सीधे डायमेंशन एनर्जी की डाल सकते हैं अगर आपको याद है तो। नहीं याद है तो क्या करेंगे, तो सिंपल सा मास के लिए डायमेंशन डालेंगे आप, दैट इज m1 l0 t0, ये मास के लिए हो गया। देन आफ्टर वेलोसिटी के लिए डालेंगे, दैट इज m0 l0 वेलोसिटी, दैट इज l1 t-1 स्क्वायर। बच्चों यहां पे स्क्वायर है तो आपको ये स्क्वायर भी लिखना है। अब दूसरी तरफ मैं डायमेंशंस डालता हूं, mgh मास के लिए मेरे को डायमेंशंस डालनी होगी m1 l0 t0, और देन आफ्टर g ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है। तो ये डायमेंशन एनालिसिस की एक ड्रॉबैक भी है कि एक्सीलरेशन कैसा भी हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, ग्रेविटेशनल हो या इनर्शियल एक्सीलरेशन हो, हर केस में आपकी डायमेंशन सेम रहेगी। एक्सीलरेशन बोले तो एक्सीलरेशन, वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, तो सिंपली मैं यहां लिख सकता हूं m0 l1 t-2, और इसके बाद में आ रहा है क्या, हाइट h, हाइट हो, लेंथ हो, ब्रेथ हो, यानी डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है, डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट है। तो हाइट ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट क्वांटिटी होती है बच्चों, आगे हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए डालेंगे आप m0 l1 t0, ये आपने डायमेंशन डाल दें। अब इनको कोप करना है। देखिए m1 यहां से आ गया और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन है तो 1 + 0 लिख सकते हैं आप लोग, इसको मैं एलोबरेट कर रहा हूं। l0 हो गया ये वाला। अब इसके बाद अगर मैं करूंगा तो ये 2 पावर है और यहां पे 1 पावर है, तो ये प्लस का 2 हो गया, यानी ये 2 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और मैं यहां पे इन दोनों के बीच में भी मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो 0 + 2 हो गया। अब t की बात करूंगा तो -1 यहां है, 2 इसके ऊपर है, तो जब पावर के ऊपर पावर होती है तो हम लोग उसको मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज -2। इस तरह से जो मेरा राइट हैंड साइड था उसकी डायमेंशंस आ गई m1 l2 t-2। अब मैं जरा इधर की बात करूं बच्चों, तो सिंपल सा, यहां भी मल्टीप्लिकेशन है कोई साइन नहीं है, तो यहां भी मल्टीप्लिकेशन है कोई साइन नहीं है, तो m की डायमेंशन यहां 1 थी, प्लस यहां पे 0 थी, प्लस यहां पे 0 थी। l की बात में करूं बच्चों, पहले केस में 0 थी, प्लस दूसरे केस में 1 थी, प्लस तीसरे केस में 1 थी। अब मैं t की बात करूंगा तो t पहले केस में 0 था, दूसरे केस में -2 था, तीसरे केस में फिर 0 था। अब मैंने इसको कंप्यूट किया स्टूडेंट्स, तो ये आ गया m1 l2 t-2। तो देखो स्टूडेंट्स, जो आपके लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस थी क्या थी, m1 थी, l2 थी, t-2 थी, वो एग्जैक्टली इसके बराबर है जो राइट हैंड साइड की डायमेंशंस हैं m1 l2 t-2, उसके बराबर है। दोनों तरफ की डायमेंशंस मेरी सेम आ गई, तो मैं इजीली कह सकता हूं
कि दिस इक्वेशन इज करेक्ट डायमेंशनली। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरा पर्पस था यहाँ आपको समझाना किस तरह से प्रोसीजर मुझे फॉलो करना है। अब देखो सीबीएसई में करना है तो सारे स्टेप्स को आपको लिखना है। कौन कौन से स्टेप्स लिखने हैं ये अभी मैं सॉल्यूशन में आपको शो कर देता हूं। समझने के लिए एक बच्चा अगर इंटेलिजेंट है, वो एमसीक्यू की फॉर्म में क्वेश्चन कर रहा है, कैलकुलेशन कहीं शो नहीं करनी है, तो सीधे सीधे वो आंसर दे सकता है कि इट रिप्रेजेंट एनर्जी एज वेल एज इट रिप्रेजेंट्स एनर्जी, और दोनों एनर्जी है तो दोनों की डायमेंशन सेम होगी, और दोनों की डायमेंशन सेम होगी तो हम लोग यहाँ इसको इक्वेट कर सकते हैं, यानी कि इक्वेशन ठीक है। तो बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी की तरह से एक सेकंड में आंसर दिमाग में आ जाता है। यही है कॉम्पिटिटिव, और पूरे स्टेप्स लिख के आपको दिखाना है, यही है सीबीएसई। दोनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता बच्चे, बस कॉम्प्लेक्सिटी लेवल का अंतर होता है। सीबीएसई में अगर इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको 3-4 मिनट का टाइम लगेगा, तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एस्पेक्ट करके चलते हैं कि इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको मैक्सिमम 10 सेकंड्स का टाइम मिलेगा। गेटिंग द कॉन्सेप्ट और नॉट, ये बात थी। चलिए अब यहां एक दो बातें हम लोग और भी सीख लेते हैं। जैसे सबसे पहले मैंने कहा 1/2 की कोई डायमेंशन नहीं डालनी, तो एग्जैक्टली इट्स ए ड्रॉबैक ऑफ डायमेंशनलेस। जो डायमेंशन लेस कांस्टेंट्स होते हैं, उन डायमेंशन लेस कांस्टेंट्स के बारे में हम लोगों को कोई डिस्क्रिप्शन नहीं देना होता। तो ये एक क्या है, ड्रॉबैक है डायमेंशनलेस की। अगर आपसे ड्रॉबैक्स ऑफ डायमेंशनलेस पूछा जाता है तो आप लोग ये बात बता सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अब मैं आगे बढ़ना चाहूंगा डियर स्टूडेंट्स, और इसके एक्सप्लेनेशन की बात करना चाहूंगा कि कैसे लिखना है एग्जाम में। तो आप ये ब्रीफ कर लीजिए, ये सारी क्लासेस आपके पास में हैं, आप इन क्लासेस को घर पे दोबारा से देख सकते हैं फॉर द पर्पज ऑफ रिवीजन। चलिए, तो सिंपल सा मैंने यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर लिया, इसकी डायमेंशंस को कंप्यूट करके दिखाया, mgh लिया, उसकी डायमेंशंस को मैंने कंप्यूट करके दिखाया, और ये मेरे को यहाँ पे ये स्लैश जो है वो माइनस नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन है। अगर मैं यहाँ स्लैश नहीं लगाता तो ज्यादा अच्छा रहता। तो एग्जैक्टली इट्स अ मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन का साइन आप लगाओ मत लगाओ छोड़ सकते हो, ब्रैकेट्स के अंदर है तो अंडरस्टूड है। इसी तरह से mgh है, तो m के लिए मैंने डायमेंशन डाल दी, g के लिए डाल दी और h के लिए डाल दी। यहाँ एक बात जरूर समझना चाहूंगा कि देखिए यहाँ मास के लिए उन्होंने सिंपल सा m लिखा है, जबकि m1 l0 t0 ऐसा लिखना उचित माना जाता है। तो आप देख लीजिएगा, सीबीएसई में कर रहे हैं तो आपको पूरा लिखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम लोग करेंगे, टेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। अगेन मेरे को वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट मिल रहा है। देखो बच्चों, इसको भी मैं वन वर्ड आंसर आपको क्लियर कर देता हूं। F into S, ये प्रीवियस नॉलेज है, मुझे पता होना चाहिए कि F मेरा क्या रिप्रेजेंट करता है, S मेरा क्या रिप्रेजेंट करता है। तो एग्जैक्टली F रिप्रेजेंट्स फॉर फोर्स, S रिप्रेजेंट्स फॉर डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो स्टूडेंट्स हम लोगों को क्या मिलता है, वर्क डन मिलता है। और वर्क डन बेसिकली एनर्जी का ही कन्वर्जन है। आगे चल के हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम भी पढ़ेंगे, हो सकता है कुछ बच्चे पहले भी पढ़ के आ गए हो 9th में। तो वर्क और एनर्जी की डायमेंशन सेम होती है स्टूडेंट्स। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले हमारे नोट्स देखेंगे तो उसमें इनिशियली हमने काफी सारा दे रखा है कि कौन कौन सी क्वांटिटी है जिनकी डायमेंशन सेम रहती है। तो नो डाउट अगर आपको वो याद रहती है तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर सकते हैं। बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो सीधे सीधे आंसर दे सकते हैं आप, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट दैट विल गिव यू वर्क डन, हाफ mv स्क्वायर दैट्स द फॉर्म ऑफ एनर्जी, mu स्क्वायर दैट इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दैट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम का ही बेसिकली आपको डायमेंशनली पूछ रखा है कि ये करेक्ट है या नहीं। तो ये भी वर्क डन है, ये एनर्जी है, ये एनर्जी है। एनर्जी और वर्क डन की डायमेंशन सेम होती हैं, तो मैं यहाँ वर्क डन की डायमेंशंस को एनर्जी की डायमेंशंस के साथ कंपेयर कर सकता हूँ। और सॉरी, इन फाइनल काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशंस, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी डायमेंशंस अगेन यहाँ पे एक माइनस के साइन से सेपरेट हो रही है, यानी हम सेपरेट करना चाहते हैं। तो यहाँ भी हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो है वो वैलिड है। इसका मतलब ये इक्वेशन अपने आप में बिल्कुल करेक्ट है। डियर स्टूडेंट्स, ये दो क्वेश्चंस करने के बाद असाइनमेंट की फॉर्म में कुछ क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ, आप इनको घर पे ट्राई करेंगे। कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे नहीं होगा तो निश्चित रूप से मेरे से डिस्कस करेंगे। यहाँ तीनों ही सॉल्यूशंस हमने दिखा रखे हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का निकाल रखा है, फिर फाइनल काइनेटिक एनर्जी का निकाल रखा है, फिर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का निकाल रखा है।
तीनों की डायमेंशंस देखो बच्चों सेम आ रही हैं। जब सेम डायमेंशंस आ रही हैं तो हम कह सकते हैं इट इज डायमेंशनली करेक्ट। ये एग्जांपल 12 जो है इसमें कुछ मैंने और दे रखे हैं आपको 3-4 पार्ट। इन 3-4 पार्ट्स को आपको करना है। इवन यहाँ वेरिएबल डेफिनेशन हमने किया हुआ है कि कौन से वेरिएबल क्या डिपेंड कर रहे हैं, तो आप लोग यहाँ से इसको करेंगे। देन आफ्टर ये एग्जांपल नंबर 13 थोड़ा सा डिफर है, तो डियर स्टूडेंट्स मैं एग्जांपल नंबर 13 यहाँ आपसे शेयर करना जरूर चाहूंगा। देखिए जरा क्या है क्वेश्चन, अपने आप में अच्छा है, नो डाउट। देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे है इक्वेशन y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t माइनस kx। निश्चित रूप से यहाँ थोड़ी सी प्रीवियस नॉलेज मुझे चाहिए। क्या प्रीवियस नॉलेज चाहिए स्टूडेंट? मुझे पता होना चाहिए y क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, a क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, साइन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, ये बात मुझे पता होनी चाहिए। ओमेगा मुझे पता होना चाहिए क्या है, t क्या है पता होना चाहिए, k क्या है पता होना चाहिए, x क्या है पता होना चाहिए। फिर इनकी डायमेंशंस मुझे पता होनी चाहिए, तभी मैं पता कर सकता हूं कि इट इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स मैं इसको बताता हूं आप लोगों को। कुछ चीजों के बारे में यहां दे भी रखा होता है, जैसे इन द इक्वेशन y इक्वल्स टू सच एंड सच, t एंड x स्टैंड फॉर, t स्टैंड करता है किसको, टाइम को, x स्टैंड करता है किसको, डिस्टेंस को, और बाकी कुछ इसने दिया नहीं है। यहाँ पे ओमेगा और k की डायमेंशंस हम लोगों से उसने पूछ रखे हैं। गागर में सागर है, यहाँ क्वेश्चंस वही दिए हुए हैं जिनसे बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको हो जाती है। तो बच्चों इन क्वेश्चंस को जरूर आपने लगाना है। देखिए जरा ध्यान से, देखिए मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा साइन थीटा की। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है मेरा तभी वैलिड होता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो तभी वैलिड होता है जब ये थीटा यहां एंगल को रिप्रेजेंट करे। एग्जैक्टली ये साइड्स का रेशियो है, सब लोगों को पता है क्या था, लाल बटे कक्का से आपको याद आ गया होगा, लंब बटे कर्ण यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपो, यही था। रेशियो है, ये भी मेरा लेंथ है, ये भी लेंथ है, तो ये एज ए होल पूरा का पूरा मेरा डायमेंशन लेस होगा, यानी मैं कह सकता हूं ml m0 l0 t0। अब इसमें आगे बात करता हूं तो थीटा मेरा डायमेंशन लेस होगा, साइन तो अपने आप में सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है, थीटा क्या होगा, एंगल है, आर्क अपॉन रेडियस, वहां से भी निकाल सकते हैं, डायमेंशन लेस होगा। इसका मतलब ये जो मेरे को पूरा दे रखा है इसमें ये ब्रैकेट, कौन सा ब्रैकेट, ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये मेरा डायमेंशन लेस होगा, यानी इसकी डायमेंशंस m0 l0 t0 होंगी। ये बात इसको देखते ही मुझे समझ में आ जाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, जब ये डायमेंशंस मेरी बराबर है m0 l0 t0 के, इसका सीधा सा मतलब ये हुआ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के करेस्पॉन्डिंग कि ये जो टर्म है ओमेगा टी, दैट इज नॉट wt, दैट इज ओमेगा टी। ओमेगा टी जो टर्म है इसकी डायमेंशन मेरी m0 l0 t0 होनी चाहिए, तभी ये वैलिड है, लिखा हुआ है। kx जो है ये भी अपने आप में डायमेंशन लेस होना चाहिए, यानी ये टर्म डायमेंशन लेस, ये टर्म डायमेंशन लेस, ये टर्म डायमेंशन लेस, तभी मैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वैलिड यहां पे कह सकता हूं। अब चूंकि इक्वेशन दे रखी है, उसने ये तो नहीं कहा कि इक्वेशन सही है या गलत है, उसने तो सिर्फ कुछ चीजें पूछी हैं, यानी इक्वेशन तो सही है, इक्वेशन सही है तो वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को वैलिड करेगी। कोई भी इक्वेशन अगर जनरेट होगी फिजिक्स में तो हमेशा अगर वो सही है तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को वैलिडेट करेगी, उसको मानेगी। चलिए तो देखो स्टूडेंट्स, ओमेगा टी की डायमेंशंस क्या होनी चाहिए, m0 l0 t0 होनी चाहिए, तो मैं यहां पे लिख लेता हूं ओमेगा t इक्वल्स टू m0 l0 t0, ये डायमेंशनली मैं देख रहा हूं। अब यहां t की डायमेंशंस मुझे पता है, ओमेगा की नहीं पता है, तो मैं ओमेगा की डायमेंशन निकाल सकता हूं, ओमेगा डायमेंशंस इक्वल्स टू m0 l0 t0 अपॉन में t के लिए डायमेंशंस m0 l0 t1। अगर मैं इनको ऑपरेट करता हूं डियर स्टूडेंट्स, तो ऑपरेट करने पे ये मेरे को मिल जाता है m0 l0 t-1। बस मजा आ गया, ओमेगा की डायमेंशंस मुझे पता लग गई m0 l0 t0। अब मेरे से यहां पूछी गई थी, मैं बता सकता हूं, नहीं पूछी गई थी तब भी मुझे ये बात पता होनी चाहिए, मुझे ये बात आनी चाहिए, पता नहीं कब कहां जरूरत पड़ेगी। गुड, तो इस तरह से ओमेगा की हमने निकाल ली। अब अगली बात आती है kx। देखो बच्चों, kx अपने आप में एक टर्म है, तो इस kx की डायमेंशन वही होगी जो ओमेगा टी की है, या kx की डायमेंशन वही होगी जो m0 l0 t0 है। तो मैं यहां पे लिखना चाहूंगा kx की डायमेंशंस m0 l0 t0, ये हम डायमेंशनली वर्क कर रहे हैं। यहां से मुझे k की डायमेंशन चाहिए, तो आई विल सेपरेट इट, k इज इक्वल्स टू m0 l0 t0 ओवर x। अब x क्या है, उसने दे रखा है लेंथ है, तो मैं लिख पाऊंगा m0 l0 t0
ओवर m0l1t0। तो बच्चों जब मैं इसको ऑपरेट करता हूं, इसको सही करता हूं, तो ये आता है मेरे पास m0l-1 और t0। तो इस तरह से मेरे को जो k है, जिसको मैं एक कांस्टेंट की तरह से ट्रीट करता हूं, उसकी वेव कांस्टेंट कहते हैं इसको हम लोग। तो वेव कांस्टेंट की डायमेंशंस जो हैं वो m0l-1 t0 ये मेरे को मिल जाएंगे। दैट इज द कांसेप्ट। एक बात और भी हम लोग देखना चाहें कि ये पूरा का पूरा जो मेरा एंगल है डायमेंशन लेस है, तो इसका मतलब इतना पूरा हिस्सा तो मेरा डायमेंशन लेस हो गया। y की डायमेंशन वही होगी जो a की डायमेंशन है। क्या y की डायमेंशन वही होगी जो a की डायमेंशन है। y यहां डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करता है, a यहां एम्पलीट्यूड को डिनोट करता है। एम्पलीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही लेंथ है। अल्टीमेटली ये इक्वेशन भी अपने आप में बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट जो क्वेश्चन में पूछा गया था वो भी हमने डिस्कस किया, जो नहीं पूछा गया था वो भी डिस्कस किया। अब एग्जाम में अगर पर्टिकुलर सेम क्वेश्चन हम लोगों से डिस्कस होता है तो उसको कैसे लिखना है, ये यहां आगे आपको नोट्स की फॉर्म में दे रखा है, तो आप इसको यहां से देख लेंगे स्टूडेंट्स। ये देखिए इसका सॉल्यूशन ये है, बड़ा छोटा सा सॉल्यूशन है, ठीक है। तो समझाने में नो डाउट थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, ज्यादा चीजों को हमें देखना होता है, लिखना होता है तो बड़ा सिंपल सा होता है। तो एग्जाम में कैसे लिखना है वो मैंने यहां बताया। चलिए अब मैं बात करना चाहूंगा नेक्स्ट एप्लीकेशन। कहां का एप्लीकेशन है जी? नेक्स्ट एप्लीकेशन है मेरा तीसरा वाला एप्लीकेशन है डायमेंशन एनालिसिस का। कि मेरे पास कुछ क्वांटिटी दे रखी है, ठीक है, उन क्वांटिटीज को आपस में इंटरलिंक करना है। सपोज मेरे को लेंथ दे रखी है, मेरे को टाइम दे रखा है, और मुझे वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला निकालना है। मुझे नहीं आता जी, बड़ा सिंपल सा लिया है मैंने। वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, सब जानते हैं। या स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, सब लोग जानते हैं। लेकिन मुझे नहीं पता, मैं तो किसी छोटे बच्चे से कह रहा हूं कि भैया ये तीन क्वांटिटी हैं, एक स्पीड है, एक डिस्टेंस है, एक टाइम है, इन तीनों को आपस में इंटरलिंक करके दिखाओ, मेरे को फॉर्मूला बना के दिखाओ। तो बच्चों फॉर्मूला कैसे बनता है? डायमेंशंस की हेल्प से। दो तरीके से फॉर्मूले बनते हैं, एक तो एक्सपेरिमेंटल डाटा से, दूसरा डायमेंशंस की हेल्प से। तो जैसे कूलम्स लॉ है, ग्रेविटेशन लॉ है, ग्रेविटेशन का फॉर्मूला है कैपिटल G(m)/r², फोर्स के बराबर होता है। तो ये सारे के सारे जो बने हैं वो कहां से बने हैं बच्चों? वो बने हैं एक्सपेरिमेंटल से। कैवेंडिश हैं, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, गैलीलियो ने काम किया, उधर कूलम्स ने काम किया। दूसरा तरीका होता है डायमेंशन की हेल्प से, जो हम लोग अभी सीखने जा रहे हैं। तो देखो स्टूडेंट्स कैसे हम लोग डायमेंशनली ये बनाएंगे, ये बात जरा हम लोग सीखें। यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यहां भी मेरा वैलिड होगा, दोबारा से बताने की जरूरत नहीं है। मैं एक एग्जांपल की फॉर्म में ही इस क्वेश्चन को करूंगा और सीखूंगा कि किस तरह से मुझे डायमेंशंस की हेल्प से क्वांटिटीज को आपस में इंटरलिंक करके और क्या करना है, फॉर्मूला बनाना है। तो देखो स्टूडेंट्स ये एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं रीड करता हूं और आपसे डिस्कस करता हूं। देखिए जरा, कंसीडर ए सिंपल पेंडुलम हैविंग ए बॉब अटैच्ड टू ए स्ट्रिंग व्हिच ऑसिलेट्स अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स। यहां तक उसने सिर्फ एक इवेंट बताई है। मैं अपने दिमाग में पिक्चर बनाना चाहूं तो ऐसे बना सकता हूं कि ये कोई एक सिंपल पेंडुलम है और ये बॉब है यहां पर, इसके साथ में क्या है, ये स्ट्रिंग है, रस्सी है, और ये ऑसिलेट कर रहा है। ऑसिलेट करने के पीछे इसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है, ठीक है, एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स भी कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स है, Fg है। सपोज दैट द पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस, यानी इसके एक कंप्लीट ऑसिलेट करने में जो टाइम लगता है कैपिटल T, इसको मैं पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कह सकता हूं। डिपेंड्स ऑन, किस किस के बाद डिपेंड कर रहा है? मास के ऊपर। ये जो बॉब है इसके मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो मैं लिख सकता हूं T इज प्रोपोर्शनल टू m। मुझे नहीं पता डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, मुझे नहीं पता कितनी पावर है, ये बात भी नहीं पता। तो मैं यहां क्या करता हूं, मैं अपनी तरफ से वेरिएबल लेता हूं m a, m की पावर a कह सकता हूं, या m की डायमेंशंस a कह दूं, ज्यादा अच्छा रहेगा, m की डायमेंशंस a। तो अब ये मेरे पास एक अननोन क्वांटिटी a आते ही सारे रास्ते खुल जाते हैं। a मेरा नेगेटिव होगा तो रेसिप्रोकल टर्म बन जाएगा मेरा, a पॉजिटिव होगा तो डायरेक्ट रिलेशन मिल जाएगा, और a मेरा
1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 आ सकता है, तो इसकी प्रोपोर्शनलिटी आ जाएंगी। तो मैंने अपनी तरफ से यहाँ पे इसकी डायमेंशंस को a लेट कर लिया है। फिर आगे बात कहता है लेंथ ऑफ द पेंडुलम। लेंथ ऑफ पेंडुलम तो मैं यहाँ लिखता हूँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये या तो एक्सपेरिमेंट से पता लगेगा या तो डायमेंशनली पता लगेगा, मुझे तो नहीं पता। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, इसके लिए भी एक डायमेंशन सपोज b अपनी तरफ से लेट कर लेता हूँ। तीसरा आता है यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी g के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैं यहाँ पे g लिखता हूँ। अगेन वही सारी चीजें, मुझे नहीं पता g के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, किस पावर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, g को भी अपनी तरफ से एक लेट करके डायमेंशन प्रोवाइड करूंगा, दैट इज c। ठीक है, अब इन तीनों चीजों को मैं ऐसे लिख सकता हूं, t इज इक्वल्स टू, ये देखिए सारे प्रोपोर्शनलिटी थे, इट मे बी रेसिप्रोकल और डायरेक्ट रिलेशन, इनवर्स रिलेशन हो सकता है, डायरेक्ट रिलेशन हो सकता है, लेकिन थे प्रोपोर्शनल। अब प्रोपोर्शनलिटी को जब भी इक्वल में मैं कन्वर्ट करना चाहूंगा तो स्टूडेंट मेरे को एक डायमेंशन लेस कांस्टेंट लेना होगा। ये k डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, बस कांस्टेंट है, कुछ भी हो सकता है, इट मे बी पाई, 2 पाई, 4 पाई, कुछ भी डायमेंशन लेस होगा। 1 भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है इसकी वैल्यू निकल के आएगी, कुछ नहीं निकल के आ रही, इसका मतलब ये बात है 0 नहीं हो सकता। 0 होगा तो इसका मतलब t के बराबर कुछ है ही नहीं, वो संभव ही नहीं है। चलिए, तो इसके बाद मैंने लिखा क्या, इसके बाद लिखा मैंने m डायमेंशन a और l डायमेंशन b और g डायमेंशन c। इस तरह से मैंने एक हाइपोथेटिकल रिलेशन बना के दे दिया लेट करके abc को m l g, ये तो तीनों पैरामीटर्स हैं जो मेरे को दे रखे हैं, लेकिन abc तीनों मैंने अपनी तरफ से माने हैं डायमेंशंस की फॉर्म में। तो स्टूडेंट्स अब मैं इसको आगे ऑपरेट करता हूं। मेरे को अब डायमेंशंस पता होनी चाहिए, प्रीवियस नॉलेज की बात है। t क्या है, टाइम पीरियड है, तो इसकी डायमेंशन हम लोग जानते हैं या पीछे से देख लेंगे, दैट इज t1। ये डायमेंशंस हो गई ठीक है। अब k डायमेंशन लेस है, इसके बारे में मुझे कुछ करना नहीं है। m मेरा मास है तो मैं लिखूंगा यहाँ पे m1 l0 t0 और इसकी जो पावर है वो a है, दैट इज द कांसेप्ट। मैं चाहता तो सीधे भी लिख सकता था, l0 t0 एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है जो मुझे कम से कम 11th को तो लिखना ही चाहिए, 12th में अगर मैं नहीं लिखता तो ये गलत बात है, लेकिन लिखना चाहिए, वैलिड फॉर्म ये है। लेंथ, नेक्स्ट कांसेप्ट है मेरा लेंथ का, तो दैट इज m0 l1 और t0, इसकी पावर मैंने b अपनी तरफ से लेट की थी, b डाल दी। इसी तरह से अब g है तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, तो दैट इज m0 l1 t-2 और इसकी पावर है c। अब इसको बच्चों मैं क्या करता हूं, कैलकुलेट करता हूं, तो k अपनी जगह पे आ गया, ये मेरे पास में हो गया m यहां से a l0 t0, मुझे कुछ करना नहीं है। अब इसकी बात करता हूं, तो देखिए m0 मल्टीप्लाइड बाय b 0 होगा, l की मैं बात करता हूं तो 1 मल्टीप्लाइड बाय b, तो l मेरे पास यहां पे आ गया कितना, b। अब मैं अगली बात करता हूं, तो देखिए m की पावर 0 के ऊपर c है, इसका मतलब 0 हो गया, तो m में मुझे कुछ करना नहीं है। l में अगर मैं बात करता हूं तो l यहां पे डायमेंशन है 1 और यहां पे c, दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो c आएगा, तो मैंने यहां पे प्लस का c कर दिया, बिकॉज ऑफ ये तीनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे। इसके बाद मेरे पास आता है t। t की बात अगर मैं करता हूं तो देखो बच्चों, t यहां पे 0 है, यहां पे भी 0 है, लेकिन यहां पे पावर के ऊपर पावर है, तो यहां आ जाएगा ये माइनस का। दैट इज द कांसेप्ट और नॉट। मैंने एक स्टेप नो डाउट यहां जानबूझ के मिस किया है स्टूडेंट, जिससे कि आप अपना दिमाग थोड़ा सा चलाओ। एक सिंपल सा अर्थमेटिक ऑपरेशन है जो हम 9th 10th में पढ़ के आते हैं। इस स्टेप और इस स्टेप के बीच में मैं एक स्टेप और लिख सकता था, जानबूझ के मैंने हटाया है, इसलिए हटाया कि आप कोशिश करो और आप देखो कि ये चीज आपको क्लियर हो गई या नहीं हुई। अब यहां किधर था, यहां था m0 l0 t0। एक बेसिक सा प्रिंसिपल बच्चों हम लोग पढ़ के आए थे कि अगर हमारा बेस सेम है तो हम पावर्स को कंपेयर कर सकते हैं। यहां बेस m है, पावर 0 है, यहां बेस m है और पावर a है, तो I में कंपेयर कि ये a जो है वो 0 के बराबर होगा। इस बात को मैंने यहां पे लिख दिया a इक्वल्स टू 0। देन आफ्टर l, l की मैं बात करता हूं तो देखिए यहां पे बेस l है, पावर 0 है, और यहां l बेस है, पावर b प्लस c है, तो I will write here b प्लस c इक्वल्स टू 0।
इसी तरह से t की पावर यहां पे 1 है या डायमेंशन 1 है, यहां पे t की डायमेंशन कितनी है, -2c है, तो आई में हियर राइट हियर -2c इक्वल्स टू 1। बच्चों ये तीन इक्वेशन मेरे पास आ गई छोटी छोटी सी। इन तीन इक्वेशन की हेल्प से a b c को मैं फाइंड आउट कर सकता हूं। a में तो कुछ करना ही नहीं है, a तो 0 है ही, c में भी कुछ नहीं करना, बड़ा आसान सा काम है, c इज इक्वल्स टू है माइनस का 1/2। और अगर c की वैल्यू मैं यहां पे डाल दूं बच्चों, तो b मेरे को मिल जाता है प्लस का 1/2। बस यही तो सारा काम था, हो गया। जो अननोन पैरामीटर्स मैंने a b c लिए थे उनकी वैल्यू मुझे पता लग गई बाय कंपैरिजन मेथड, बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब बस क्या करना है, मुझे इन a और b की वैल्यूज को जो मैंने लेट किया था उसके अंदर डाल देना। सबसे बढ़िया तरीका ये वाला स्टेप आता है, इसमें डाल देता हूं मैं, k अपनी जगह पे रहेगा, m इसकी पावर a थी या डायमेंशन a थी, तो ये वैल्यू निकल के आई है 0। l b था तो b की वैल्यू आई है 1/2, आई मेरा आई है 1/2। और तीसरा था मेरा ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन g, जिसकी पावर या डायमेंशन आई थी मेरी c, या मैंने लेट की थी, c की वैल्यू आई है क्या, माइनस का 1/2, हेंस आई विल राइट हियर g - 1/2। तो इट्स योर फाइनल आंसर। अब इसको और बहुत अच्छे से लिखना चाहते हो, जैसे आपकी आदत है या जैसा आप लोगों ने अब तक पढ़ा है, तो आप लिख सकते हो दैट इज इक्वल्स टू k, m की पावर 0 है तो कुछ होगा ही नहीं, ये तो 1 हो गया। यहां बात करेंगे तो यू में राइट स्क्वायर रूट l डिवाइडेड बाय g। डिवाइडेड बाय इसलिए आया क्योंकि यहां पे ये माइनस का साइन है, और 1/2 दोनों में आ रहा है, इसका मतलब ये स्क्वायर रूट है। तो हेंस बाय आई में राइट हियर t इज इक्वल्स टू एनी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k, जिसकी वैल्यू मुझे अभी भी नहीं पता, इसकी वैल्यू तो डायमेंशन से निकल ही नहीं सकती बिकॉज़ ऑफ ये तो डायमेंशन लेस है। अब जिस बच्चे को फिजिक्स नहीं पढ़नी उसको क्या फर्क पड़ता है इन सब चीजों का, उसको आ जाए तो ठीक है, नहीं आ जाए तो ठीक है। इसी तरह से k जो था वो क्या था, मैंने डायमेंशन लेस कांस्टेंट ट्रीट किया था, लेट किया था, तो इसकी वैल्यू यहां से नहीं निकलेगी स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंटल ही मुझे निकालनी पड़ेगी। वो बात की बात है, लैब में जाकर के हम लोग निकालेंगे, जब यहां प्रैक्टिकल्स करेंगे तब निकालेंगे। के अपनी जगह पे आ गया, स्क्वायर रूट l बाई g, ये फॉर्मूला है बच्चों। जिन बच्चों ने थोड़ा सा पेंडुलम के ऊपर काम कर रखा है 9th में, उनको ये फॉर्मूला याद भी होगा, और जो फॉर्मूले याद होते हैं तो हमें रिजल्ट्स को वेरीफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो पहले से ही हमारे पास हमारे दिमाग में होते हैं, तो आई विल राइट दैट इज द कांसेप्ट regarding to what students, how we can interrelate quantities to make a formula, that is the use of dimensions। तो ये इस तरीके से तीन यूज हैं बच्चों, एक मैंने करके दिखाया है, इसको ग्रेस्प कर लीजिए, प्रोसेस को समझ लीजिए फर्दर, और फिर इसको कैसे मेरे को लिखना है मैंने यहां आगे दे रखा है, तो आगे हम लोग इसको देखते हैं स्टूडेंट्स। ये हटा रहा हूं मैं, सॉल्यूशन ये दे रखा है स्टूडेंट्स, ये देखिएगा, वही मैंने सीधे सीधे लिखा, t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m a l b g c, और प्रोपोर्शनलिटी को इक्वल में कन्वर्ट करने के लिए मैंने डाला k, और फिर मैंने यहां डायमेंशन सबकी लिख दी लाइन लगा करके, और इन डायमेंशंस को मैंने डाला, ये आगे मेरे पास दो टर्म, ये मैंने हाईलाइट कर रखा है अलग पेन से, आप इसको देखेंगे तो इसमें a की वैल्यू 0, b की वैल्यू b प्लस c की वैल्यू 0 और -2c की वैल्यू 1 जो अभी हमने निकाली थी, इनको बाय कंपैरिजन ऑफ पावर्स व्हेनेवर देयर बेस आर सेम। इसके बाद हम लोग बात करना चाहेंगे आगे, तो k अभी भी है। ये जो स्टेप है बच्चों, ये स्टेप आप लोगों को यहां से नहीं निकालना, ये एक अलग बात है कि 2 पाई एक्सपेरिमेंटली ये वैल्यू निकल के आती है, ये वैल्यू कैसे निकल के आती है, एक्सपेरिमेंटली निकल के आती है, तो आप इसको यहां नहीं डालेंगे चलेगा, अब के में ही अपना आंसर दे देंगे। तो फाइनल आंसर मेरा ये आ गया, दैट इज द कांसेप्ट रिगार्डिंग टू आर थर्ड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस। तो बच्चों ये हमारी आज की क्लास थी। मैं समझता हूं इन दोनों पे कई सारे क्वेश्चंस आपको मैं असाइनमेंट की फॉर्म में या पीछे भी दे चुका हूं, कुछ और आपको बैच के अंदर भेज दूंगा, जो हमारा ऐप है, ऐप के अंदर आप लोग इसको देख पाएंगे।
तो वहां से कर लेंगे। आपको जहां से भी क्वेश्चन मिलता है इस तरीके का, आप उसको जितना प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ही आपका हो जाएगा। अगर कोई डाउट होगा तो मेरे को व्हाट्सएप कर देंगे। व्हाट्सएप नंबर मैंने यहाँ प्रोवाइड कर रखा है स्टूडेंट्स, दैट इज माय व्हाट्सएप नंबर। तो इस पे अगर आपका कोई डाउट है तो आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर मुझे जरूरत होगी तो आई मे कॉल बैक, अदरवाइज तो आपका व्हाट्सएप पे ही सॉल्यूशन मिल जाएगा।